1137 में इराक में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ बिन अय्यूब था, जिसे आज हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। इनके वालिद का नाम नजमुद्दीन अय्यूब था, जो उस वक्त जंगी सल्तनत के अस्करी सरबराह थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना बचपन बालबैक और दमिश्क में गुजारा, जहां उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, जैसा कि शायरी, फलसफा और मजहबी इल्म हासिल किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी बचपन से ही अपने चचा नूरुद्दीन जंगी से बहुत मुतासिर थे, जो उस वक्त शाम के हुक्मरान थे और सलीबी जंगजों के खिलाफ थे। नूरुद्दीन जंगी पूरी मुसलमान उम्मत को मुत्तहिद करना चाहते थे। इस वक्त फातमी खिलाफत मिस्र पर हुकूमत कर रही थी, जो कि शिया मुसलमान थे और वो 10वीं सदी से हुकूमत करते आ रहे थे। लेकिन अब जाकर उनकी हुकूमत कुछ अंदरूनी मामलात की वजह से कमज़ोर होती जा रही थी और इसी दौरान सलीबी फ़लस्तीन और शाम जैसी रियासतों पर अपना कब्जा जमा रहे थे। वहीं दूसरी जानिब जंगी सल्तनत, जो कि नूरुद्दीन जंगी के मातहत थी, मिस्र पर अपनी ताकत बढ़ाने और मुसलमानों को इकट्ठा करने में मसरूफ़ थी। नूरुद्दीन मिस्र को अपने काबू में लाना चाहता था, क्योंकि मिस्र एक बहुत ही दौलतमंद और दिफाई लिहाज से अहम शहर था, जो सलीबियों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी था। 1160 में सलाहुद्दीन के एक और चच्चा असदुद्दीन शिरक्वा, जो नूरुद्दीन जंगी के सिपहसालार थे, उन्हें एक फ़ौज के साथ मिस्र भेजा गया, क्योंकि उस वक्त मिस्र के वज़ीर आला शाहवार की ताकत खतरे में थी। उनके दुश्मन उनको ख़त्म करना चाहते थे। इसी वजह से शाहवार ने नूरुद्दीन से मदद मांगी, जिसके बाद नूरुद्दीन ने शिरक्वा को एक फ़ौज के साथ मिस्र भेजा ताकि शाहवार की मदद हो सके और मिस्र पर जंगी सल्तनत का असर व रसूख बढ़ सके। इस वक्त सलाहुद्दीन की उम्र तकरीबन 20 साल थी, तो सलाहुद्दीन ने अपने चच्चा शिरक्वा के साथ ये फ़ौज शामिल की और वो इस फ़ौज के सिपहसालार बन गए। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की ज़िंदगी की पहली जंग थी, जिससे उन्होंने सियासत सीखी। जैसे ही सलाहुद्दीन की फ़ौज मिस्र में दाखिल हुई, इनकी फ़ौज का सामना दरगाहम के साथ हुआ, जो बिलबाए शहर का दिफा कर रहा था। सलाहुद्दीन की फ़ौज ने उस शहर का मुहासरा कर लिया और 3 महीनों तक उस शहर को घेरे में रखा। इसी दौरान मुकाबला करने के लिए सलीबी भी वहां पहुंच गए, जिनका कायद आमलरिक था। अब सलाहुद्दीन की फ़ौज के सामने 2 खतरे थे, एक दरगाहम जो शहर को बचा रहा था और दूसरा सलीबी जो मदद के लिए आए थे। इसके बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज शहर में दाखिल हो गई और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और दरगाहम को कत्ल कर दिया। इसके बाद शाहवार दोबारा से वज़ीर बन गया, लेकिन सलाहुद्दीन के चचा शिरक्वा की इस कामयाबी को देखकर शाहवार को अपनी ताकत खतरे में नजर आने लगी। उसे लगा कि कहीं शिरक्वा उसी की ताकत पर कब्जा न कर ले, तो उसने शिरक्वा को धोखा देकर सलीबियों के साथ मिलने का फैसला किया। उसने एलरिक, जो कि यरूशलेम का बादशाह था, उसके साथ हाथ मिला लिया। ये देखकर शिरक्वा ने शाहवार को ख़त्म करके मिस्र को नूरुद्दीन के मातहत लाने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में शिरक्वा ने अपनी फ़ौज को 3 हिस्सों में बांट दिया और ख़ुद दरमियानी हिस्से की क़यादत करने लगा, जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी पहलू वाले किसी एक हिस्से की क़यादत करने लगा। दोनों फ़ौजों के दरमियान जंग हिजाब के मकाम पर हुई। हालांकि शिरक्वा की फ़ौज तादाद में बहुत कम थी, लेकिन उनकी जंगी हिकमत अमली की वजह से वो ये जंग जीत गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी अपनी फ़ौज के साथ बहुत बहादुरी से जंग लड़ी। इस जंग के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को जंग लड़ने का काफ़ी तजुर्बा हो चुका था। शिरक्वा और सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस जीत के बावजूद वो मिस्र पर अपना इख्तियार कायम नहीं कर पाए, तो 1 साल बाद शिरक्वा ने दोबारा मिस्र पर हमला किया। इस वक्त तक मिस्र पर सलीबियों का कब्जा था। जब नूरुद्दीन जंगी ने यह देखा, तो वो जान गया कि अब उसे मिस्र को अपने काबू में लाना होगा। इसके बाद नूरुद्दीन जंगी ने एक बड़ी फ़ौज भेजी और फिर शिरक्वा फ़ौज के साथ काहिरा पहुंच गया, जो मिस्र का दारुल हुकूमत था। वहां पहुंचकर सलीबियों को जंग में हरा दिया। जब शाहवार ने यह देखा, तो वो जान गया कि अब शिरक्वा मिस्र पर कब्जा कर लेगा। इस वजह से उसने फिर हथियार डाल दिए, लेकिन शिरक्वा को इस पर यकीन नहीं था, क्योंकि शाहवार ने पिछली बार उन्हें धोखा दिया था। इस वजह से उसको कत्ल करवा दिया गया। इसके कुछ अरसे बाद शिरक्वा की अचानक मौत हो गई, जिसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी वज़ीर बना दिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 2 साल तक वज़ीर रहा और उसने अपने इख्तियार को मजबूत किया। उसने मिस्र की फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए और फातमी खिलाफत के साथ भी अपने ताल्लुकात मजबूत किए। ज़ाहिरी तौर पर सलाहुद्दीन फातमी खलीफा के साथ था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो सुन्नी फ़िरके को फ़रोग़ दे रहा था, जबकि फातमी खिलाफत एक शिया सल्तनत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने काहिरा में शिया उलमा को हटा दिया और उनकी जगह सुन्नी उलमा को लगा दिया, और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी शिया उलमा को ख़त्म करने लगा, जिससे फातमी खिलाफत कमज़ोर होने लगी। इसी वक्त उसने अपनी हैसियत मजबूत करने के लिए
शाम से अपने कुर्द हिमायतियों के साथ मिलकर फौज तैयार की। सलाहुद्दीन बस एक मौके का इंतजार कर रहा था जब वो अपना आखिरी वार करे। इसी वजह से उसने सिर्फ दिखावे के लिए फातमी खिलाफत के साथ ताल्लुकात कायम रखे। फिर फातमी खलीफा अल आदीद बीमार हो गए, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक मौका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी को बगदाद की अब्बासी खिलाफत की हिमायत हासिल थी। बगदाद उस वक्त सुन्नी फिरके का मरकज था। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना आखिरी वार किया जब फातमी खलीफा अल आदीद बिस्तरे मर्ग पर था। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जुम्मे के खुतबे में अब्बासी खलीफा का नाम लिया, जिससे फातमी खिलाफत का सरकारी तौर पर खात्मा हो गया। फातमी खलीफा अल आदीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। वैसे भी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह सब बड़ी मंसूबाबंदी के साथ किया था। उसने पूरे मिस्र की फौज और सियासत पर अपना काबू कायम कर लिया था। उसने फातमी ओहदेदारों को हटाकर उनकी जगह अपने लोगों को लगा दिया और इस तरह फातमी खिलाफत का खात्मा हो गया, जो पिछले 200 सालों से हुकूमत कर रही थी। इससे सलाहुद्दीन अय्यूबी की हैसियत और ज़्यादा मजबूत हो गई और इस तरह उसने मिस्र में सुन्नी इस्लाम को फ़रोग देना शुरू किया। इसके 3 साल बाद नूरुद्दीन ज़ंगी की मौत हो गई, जिससे सलाहुद्दीन अय्यूबी को आज़ादी मिल गई। अब वो अपने दम पर फैसले कर सकता था। नूरुद्दीन ज़ंगी की मौत के बाद उसका बेटा इस्माइल उसका जानशीन बना, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। नूरुद्दीन की मौत के बाद शाम टुकड़ों में बंट गया, क्योंकि हर कोई ताकत हासिल करना चाहता था। सलाहुद्दीन, जो कि मिस्र का ताकतवर हुक्मरान बन चुका था, उसने खुद को नूरुद्दीन ज़ंगी का जानशीन कहना शुरू कर दिया। इस वजह से 1174 में सलाहुद्दीन अय्यूबी दमिश्क पहुंच गया ताकि शहर को अपने काबू में ले सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दमिश्क और दूसरे शामी शहरों के साथ मुआहदे करके उन्हें अपने साथ मिला लिया। बहुत से लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए उसके साथ हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हलब शहर पर कब्जा करना था, क्योंकि ये उस वक्त का एक बहुत अहम शहर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहले इस शहर को मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मातहत लाने की कोशिश की। वो मुज़ाकरात करने में बहुत माहिर था, लेकिन उसकी बात नहीं बन पाई। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी फ़ौज के साथ हलब पहुंच गया और उसने इस शहर का मुहासरा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास एक ताकतवर फ़ौज थी, लेकिन इस शहर पर हमला करना आसान नहीं था, क्योंकि इसका दिफा बहुत मजबूत था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को कई दिनों तक घेरे में रखा ताकि ये लोग हथियार डाल दें। इसी दौरान उसने दोबारा मुज़ाकरात करने की कोशिश की और इस्माइल से कहा कि वो उसके साथ मुआहदा कर ले ताकि वो मिलकर सलीबियों को ख़त्म कर सके। 1184 में इस्माइल को ये एहसास हुआ कि वो मज़ीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जंग नहीं कर सकता, तो उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ हाथ मिला लिया और इस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हलब शहर को भी फतह कर लिया, जो कि उसकी एक बड़ी कामयाबी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर मौसिल के हुक्मरान इमादुद्दीन ज़ंगी को अपनी पोजीशन खतरे में नजर आने लगी, इसलिए उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के इख्तियार को मानने से इनकार कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मातहत मिस्र, दमिश्क और हलब जैसे शहर आ गए थे, लेकिन मौसिल अभी भी उसके खिलाफ था। इस वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फ़ौज मौसिल की तरफ भेजी ताकि उनके इलाकों पर हमला किया जा सके, लेकिन मौसिल के पास भी एक मजबूत फ़ौज थी और कई मुसलमानों की हिमायत हासिल थी, जो सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने लिए ख़तरा समझते थे, जिसकी वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज कामयाब नहीं हो सकी। कुछ साल बाद दोनों को एहसास हुआ कि जंग से सिवाय खून के कुछ हासिल नहीं होगा। ये वो वक्त था जब सलीबी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे थे। इस वजह से दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक और जीत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुरू से ही सलीबियों को ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि उस वक्त यरूशलेम सलीबियों के कब्जे में था, जो कि ईसाई थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करना चाहता था ताकि वो सलीबियों को ख़त्म कर सके और यरूशलेम वापस मुसलमानों के कब्जे में आ सके। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तकरीबन पूरी उम्मत को एक साथ जोड़ लिया था और फिर 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र, शाम और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी, जबकि सलीबी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा पुरएतमाद थे। उन्हें लगता था कि वो आराम से जीत जाएंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के इलाकों पर हमला किया, जिसे देखकर उनके बादशाह लूसनेन ने यहां से पीछे हटने का फैसला किया ताकि सलाहुद्दीन अय्यूबी से मुकाबला कर सके, लेकिन वो पीछे हट गए। सलाहुद्दीन की फौज ने उन्हें रेगिस्तान में घेर लिया और उनका पानी बंद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ने उन पर तीरों से हमला किया और आसपास की घास को आग लगा दी, जिससे सलीबी बौखला गए और वो पहले ही रेगिस्तान में प्यास से थक चुके थे। शाम तक सलीबियों की फौज पूरी तरह हार के करीब पहुंच चुकी थी। उनके बहुत से लोग मारे जा चुके थे और उनके बादशाह लूसनेन और दूसरे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे सलाहुद्दीन ने ये जंग जीत ली
اور اس نے قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اس جنگ کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ساتھ ان شہروں کو اپنے ماتحت لیا جو پہلے صلیبیوں کے قبضے میں تھے۔ اس کے بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ساتھ یروشلم کو گھیر لیا۔ یہ شہر مضبوط دیواروں سے محفوظ تھا اور اس شہر کو بچانے کے لیے ایک فوج تھی جس کی قیادت بالیان نامی شخص کر رہا تھا۔ بالیان نے صلاح الدین سے درخواست کی کہ وہ شہر میں موجود تمام شہریوں کو جانے دے اور اس کے بعد چاہے شہر پر قبضہ کر لے۔ صلاح الدین نے اس کو اجازت دے دی، جس کے بعد شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کی دیواروں پر حملہ کیا لیکن دیواریں نہیں ٹوٹ سکیں۔ پھر 2 ہفتوں کے بعد بالیان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ دیواریں زیادہ دیر تک انہیں بچا نہیں سکتیں، اور اس کے بعد صلاح الدین ایوبی انہیں ویسے ہی قتل کرے گا جیسے صلیبیوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کیا تھا جب یروشلم فتح کیا تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی نے انہیں پیشکش کی کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، ہمیں بس یروشلم چاہیے اور ہم کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے، جس کے بعد بالیان نے ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین ایوبی نے بھی انہیں امن کے ساتھ شہر چھوڑنے دیا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے کسی بھی چرچ کو نہیں توڑا، اور اس طرح یروشلم جو مسلمانوں کے لیے ایک اہم شہر ہے وہ دوبارہ مسلمانوں کے ماتحت آ گیا۔ جب یہ خبر یورپ پہنچی تو پورے یورپ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ یروشلم پچھلے 90 سالوں سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا، لیکن اب وہ دوبارہ مسلمانوں کے ماتحت آ چکا تھا، جو ان کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی تھی۔ اس لیے اکتوبر 1187 میں عیسائیوں کے پوپ نے فتویٰ دیا اور اس وقت کے یورپی حکمرانوں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ دوبارہ یروشلم پر قبضہ کر سکے، جس کے بعد تیسری صلیبی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں یورپ کے 3 بڑے حکمران شامل تھے، جن میں فریدرک، رچرڈ اور فلپ تھے۔ سب سے پہلے فریدرک ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوا، لیکن 1190 میں فریدرک دریا پار کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا، جسے دیکھ کر اس کی فوج ٹکڑوں میں بٹ گئی اور بہت سے سپاہی واپس اپنے گھروں کو چلے گئے کیونکہ اب ان کا قائد مر چکا تھا۔ اس کے بعد باقی کے 2 حکمران رچرڈ اور فلپ نے ایک بڑی فوج تیار کی اور وہ یروشلم کی طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے راستے میں سائپرس شہر کو فتح کر لیا، جس کے بعد یہ صلیبیوں کا ایک اہم ٹھکانہ بن چکا تھا۔ اس کے بعد وہ ایکر شہر پہنچے، جہاں صلیبی پچھلے 2 سالوں سے اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ یہ شہر مسلمانوں کے ماتحت تھا، جو کہ یروشلم کے لیے بھی بہت اہم تھا، کیونکہ یہیں سے یروشلم کی ساری تجارت ہوتی تھی۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج اس شہر کی طرف بھیجی، اور اس کی فوج نے صلیبیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا، جبکہ صلیبی پہلے سے ہی اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ محاصرہ 2 سال تک چلا اور دونوں فوجوں میں سے کوئی بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکی۔ ان 2 سالوں میں دونوں فوجیں بیماری، بھوک اور لڑائی کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھیں، جبکہ کئی سپاہی تو بیماری سے ہی مر چکے تھے۔ لیکن اب رچرڈ اور فلپ اپنی فوج کے ساتھ یہاں پہنچ چکے تھے، تو اس سے صلیبیوں کی طاقت اور بڑھ چکی تھی۔ اب ان کی فوج نے اس شہر کی دیواروں کو توڑ دیا، جس کے بعد اس شہر نے ہتھیار ڈال دیے اور پھر یہ صلیبیوں کے قابو میں آ گیا۔ اس کے بعد صلیبیوں نے صلاح الدین ایوبی سے اپنے قیدی اور اپنا صلیب واپس مانگا، جو صلاح الدین ایوبی نے یروشلم فتح کرنے سے پہلے قبضے میں لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی شرائط نہیں مانی، جس کا بدلہ لینے کے لیے صلیبیوں نے 2700 مسلمانوں کو قتل کیا، جو کہ صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک انتباہ تھا۔ ایکر شہر کو فتح کرنے کے بعد صلیبی جافا شہر کی طرف روانہ ہو گئے، جو کہ یروشلم کے قریب تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اس کا پتہ چلا تو اس نے انہیں روکنے کے لیے اپنی فوج بھیجی۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج نے صلیبیوں کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی صلیبی ستمبر 1191 میں آرسوف نامی جگہ پر پہنچ گئے، جو جافا شہر کے قریب تھی۔ اس مقام پر پہنچ کر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ صلیبیوں کے پچھلے حصے پر حملہ کیا، جسے دیکھ کر فوج کے پیچھے والے سپاہیوں نے رچرڈ سے فوج کا پورا اختیار مانگا۔ رچرڈ نے انہیں پوری فوج کی ذمہ داری دے دی، جس کے بعد صلیبیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور اس طرح مسلمان ہارنے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے مسلمانوں کو جنگ سے واپس بلا لیا، جس سے صلیبیوں نے یہ جنگ بھی جیت لی۔ اس کے بعد صلیبی جافا شہر پہنچ کر اسے بھی فتح کر لیا۔ صلیبی ایک کے بعد ایک جنگ جیت رہے تھے اور اب صلیبی یروشلم پہنچ گئے۔ رچرڈ کو یہ احساس ہوا کہ یروشلم کو فتح کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ ان کے پاس رسد کی کمی ہے، اور اگر انہوں نے یروشلم کو فتح کرنے کی کوشش کی تو صلاح الدین ایوبی ان کی رسد کاٹ دے گا، اس لیے اس نے حملہ نہیں کیا۔ پھر کئی دنوں کے بعد دونوں فوجوں کو یہ احساس ہوا کہ اس جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا،
जिस के बाद दोनों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसके मुताबिक यरूशलेम मुसलमानों के मातहत ही रहेगा, लेकिन ईसाई भी आज़ादी के साथ यरूशलेम आ सकेंगे। ये मुआहिदा करने के बाद सलीबी वापस चले गए और इस तरह यरूशलेम मुसलमानों के मातहत ही रहा। लेकिन उसके 1 साल बाद 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बीमारी की वजह से मौत हो गई। और ये थी कहानी इस दुनिया के एक बेहतरीन सिपहसालार की मुकम्मल दास्तान।